हेलो बच्चों, वेलकम टू आवर फिज़िक्स क्लास. In today's class, we'll be continuing chapter number 7 of your NCERT book titled as Alternating Current. So we had covered a major and important portion of this chapter till now, and the most important topic that I would say in this chapter number 7 was LCR circuit that we had recently studied in the previous lecture. So I think कि वहाँ पर हमने when I was teaching you LCR circuit we were quite fast, okay, because I wanted to cover the most important concepts of the LCR circuit, especially the meaning of impedance, admittance, resonance और भी कुछ important terms in a same lecture in which we had begun the LCR circuit. बट बच्चों आज का लेक्चर हम बहुत ही सिंपल रखेंगे, बहुत ही स्लोली पढ़ाई करेंगे. जस्ट बी अटेंटिव. और जो कंसेप्ट्स हैं आपके जो आपने सीखे हैं LCR सर्किट के अंदर, बेसिकली बच्चों आप ये फॉर्मूला याद रखो, V इज़ इक्वल टू IR, और इसको रिलेट करो उस फॉर्मूले से जो कि हमने आपको प्रीवियस वाले लेक्चर में व्हेन आई वाज टीचिंग यू LCR सर्किट वहाँ पर जो आपको मैंने पढ़ाया था वो था बच्चों की E की वैल्यू होती है आपके पास I अंडर रूट ऑफ R स्क्वायर प्लस काई एल, दैट इज इंडक्टिव रिएक्टेंस, काई सी इज कैपेसिटिव रिएक्टेंस, माइनस काई सी होल स्क्वायर. तो बच्चों आपको एक तो ये फॉर्मूला अच्छे से याद होना चाहिए. आई एम टेलिंग यू व्हाट यू नीड टू रिमेंबर फ्रॉम द प्रीवियस लेक्चर, और आपको ये याद रखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर आपको ये याद है तो जो बाकी की चीज़ें हैं लाइक रेजोनेंस, लाइक इम्पिडेंस, लाइक मैक्सिमम करंट, वो सब आप इसी फॉर्मूले से ड्राइव कर सकते हो और बहुत ही कम टाइम के अंदर. लेट मी टेल यू कैसे करोगे आप. देखो ये फॉर्मूला हमने ड्राइव किया था प्रीवियस लेक्चर में, सबसे स्टार्टिंग में हमने आपको फॉर्मूला ड्राइव करके दिखाया था यूजिंग दी फेजर डायग्राम by using the Pythagoras theorem, okay, कि हाइपोटेनस स्क्वायर वॉज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर. तो ये तो बहुत ही सिंपली हम बच्चों आपके सामने ड्राइव करके ले आए थे. अब इससे हमने कुछ इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स डिराइव किए. वो रिजल्ट्स क्या क्या थे वो मैं आपको पढ़ा चुका हूँ, बस आज रिवाइज कर रहा हूँ ताकि आपको वो पूरी क्लैरिटी हो जाए उस टॉपिक के अंदर, कोई डिफ़िकल्टी ना रहे. सो वो क्या क्या रिजल्ट्स थे ध्यान से देखना बच्चों. पहला था इम्पिडेंस, ठीक है, रेजोनेंस पर बाद में आएंगे, पहले आप इम्पिडेंस समझ लीजिए. सो इम्पिडेंस था बच्चों रेजिस्टेंस ऑफ LCR सर्किट. मैं आपसे फिर कहूँगा कि आप इस इक्वेशन को बस कंपेयर करिए इस वाली इक्वेशन से, आपका जो रिजल्ट है वो आपके सामने होगा. मैंने कहा भाई इम्पिडेंस किसके बराबर है, रेजिस्टेंस के बराबर है, तो बस आप इसको कंपेयर करिए. देखो V के प्लेस पर E है, नो प्रॉब्लम. I के प्लेस पर I ही है विच इज़ दी RMS वैल्यू ऑफ ऑल्टरनेटिंग करंट, फाइन. तो I और I में भी कोई दिक्कत नहीं है. बस R के प्लेस पर क्या हुआ, इट इज़ अ रेजिस्टिव सर्किट, ठीक है, ध्यान रखना ये रेजिस्टिव सर्किट है. मैं इससे कंपेयर कर रहा हूँ LCR सर्किट को. सो यहाँ पर जो R है वो डिनोट कर रहा है उस सर्किट के रेजिस्टेंस को, यानी कि जो अपोजिशन ये हमारा सर्किट देता है हमारे करंट को इस सर्किट में, जिसमें सिर्फ रजिस्टर आपके पास होता है, तो वो होता है बच्चों R. तो जब मैं LCR सर्किट की बात करता हूँ, LCR सर्किट में क्या होता है कि तीन डिवाइसेस विच आर रजिस्टर, इंडक्टर एंड कैपेसिटर, वो तीनों सीरीज़ में लगे होते हैं. तो वो तीनों मिल करके कितना रेजिस्टेंस ऑफर करेंगे करंट को उस सर्किट के अंदर, उसको हम बच्चों बोलते हैं इम्पिडेंस. तो उसका फॉर्मूला क्या होगा, बहुत ही सिंपल है कि इम्पिडेंस को हम डिनोट करते हैं बच्चों कैपिटल Z से. सो कैपिटल Z की जो वैल्यू होगी वो आपके सामने यहाँ पर आ चुकी है. आपने इसको याद रखना नहीं है Z की वैल्यू क्या होती है, आपने जो याद रखना है बच्चों वो सिर्फ और सिर्फ ये ऊपर की इक्वेशन में आपको दिखा रहा हूँ कि आप कैसे रिजल्ट्स को डिराइव कर सकते हो विद इन अ फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड्स, बहुत ही कम टाइम है मतलब. ओके, सो Z की वैल्यू आपके पास आ गई रेजिस्टेंस की. अब मान लेते हैं कि क्वेश्चन के अंदर आपको ना ही एक्सेल दे रखा है, मतलब ना ही इंडक्टिव रिएक्टेंस दे रखा है, ना ही आपको इंडक्टिव कैपेसिटेंस दे रखा है, सॉरी कैपेसिटिव रिएक्टेंस भी नहीं दे रखा, बट आपको ओमेगा दे रखा है उसने, इंडक्टेंस की वैल्यू और कैपेसिटेंस की वैल्यू दे रखी है. सो आप इन तीनों को यूज़ करके ही बच्चों ये दो वैल्यूज़ को निकाल सकते हो. फॉर्मूला आपको मालूम है कि काई एल का फॉर्मूला होता है ओमेगा इंटू एल, तो ये वाली वैल्यू आ गई.
काई सी का फॉर्मूला होता है 1/c ओमेगा, तो आप उससे बच्चों काई सी भी निकाल लोगे। इज दिस क्लियर टू यू? तो क्या कोई नई बात हमने आपको सिखाई? यहाँ पर कुछ भी नया नहीं सिखाया। तो इम्पीडेंस के अंदर बस बेसिकली एक ये फॉर्मूला था और हमने आपको ये भी सिखाया था और बताया भी था कि मैं आपको दिखाऊंगा कि ये तो था बच्चों एक पूरे LCR सर्किट के लिए, जहाँ पर आपके पास एक इंडक्टर था, जहाँ पर आपके पास एक कैपेसिटर था और जहाँ पर आपके पास एक रजिस्टर था। LCR सर्किट। अब मैं आपसे कहता हूँ कि बच्चों बताइए मेरे को कि मेरे पास मैंने क्या किया, अपने सर्किट में से L को रिमूव कर दिया, या पहले L को रिमूव कर देते हैं। सो आपके पास जो सर्किट बना वो कौन सा बना बच्चों? वो आया आपके पास एक CR सर्किट। इसको लिख लो, ये शायद नया है आपके लिए, मैंने बताया नहीं था प्रीवियस लेक्चर में, तो आप इसको लिख सकते हो इम्पीडेंस सब सेक्शन के नीचे ही, जो कि आप पहले से आपने कंटिन्यू कर रखा होगा प्रीवियस लेक्चर में से, उसी में आगे बस लिख देना इम्पीडेंस ऑफ CR सर्किट। मतलब हमने क्या किया, L को रिमूव कर दिया, C हमारे पास अब भी है, R हमारे पास अब भी है। तो बच्चों इस मामले पर आओ, हमने क्या कहा भाई, अपने L रिमूव कर दिया। तो अगर आप सर्किट में से L रिमूव कर रहे हो, सो जो अपोजिशन करंट को हमारा ये L इंडक्टर ऑफर कर रहा था वो कितनी थी बच्चों? काई L। तो आप यहाँ से इसको रिमूव कर दो। अगर आपका डिवाइस इंडक्टर हट गया, सो जो रेजिस्टेंस वो ऑफर कर रहा था वो भी हट जाएगी। एज सिंपल एज दैट। तो यहाँ पर इम्पीडेंस क्या होगी? इम्पीडेंस होगी √R²। ये आपने हटा दिया तो बचा क्या? -XC का होल स्क्वायर, तो वो होता है बच्चों +XC का स्क्वायर। तो क्या इसमें कोई दिक्कत है इस मामले के अंदर? एनीथिंग न्यू हैज़ बीन टोल्ड टू यू? नथिंग न्यू हैज़ बीन टोल्ड। बस थोड़ा सा इंपॉर्टेंट रिजल्ट हम डिराइव कर रहे हैं एक बेसिक से फॉर्मूले से। और बच्चों अगर मैं CR सर्किट का फेजर डायग्राम प्लॉट करता हूँ तो कैसा आएगा बताइए ज़रा सोच करके एक बार, थोड़ा सा दिमाग लगाइए, आपके सामने आपका आंसर होगा। मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि बताइए फेजर डायग्राम कैसा होगा आपके CR सर्किट का। तो बच्चों बहुत ही सिंपल सा आंसर होता है कि आप फेजर डायग्राम ऑफ द रेजिस्टिव सर्किट और फेजर डायग्राम ऑफ द कैपेसिटिव सर्किट को एक दूसरे के ऊपर रख दोगे। तो आपको अच्छे से मालूम होना चाहिए कि जो रेजिस्टिव सर्किट का फेजर डायग्राम होता है वो इस तरह से होता है कि उसका करंट और जो उसकी वोल्टेज होती है, मैं इसे कह रहा हूँ बच्चों VR, ये दोनों एक ही फेज़ में होते हैं, ये आपको अच्छे से मालूम है। बट जो आपके पास आपका कैपेसिटिव सर्किट होता है, इसमें क्या होता है कि करंट जो है वो लीड करता है वोल्टेज को बाय एन एंगल ऑफ 90 डिग्री। आपको याद होना चाहिए ये, ठीक है। व्हेन आई वाज टॉकिंग अबाउट कैपेसिटिव सर्किट इंडिविजुअली इन द प्रीवियस लेक्चर आई थिंक सो, तो वहाँ पर आपको हमने सिखाया था फेजर डायग्राम ऑफ कैपेसिटिव सर्किट। तो हम क्या कर रहे हैं, उसी फेजर डायग्राम को इसके ऊपर चिपका रहे हैं। अब ये पहले आपने बनाया किसका? R सर्किट का, फिर आप बना दोगे बच्चों C का। तो करंट तो इसका भी ऐसे ही होता है, तो करंट तो हमने एक बार दिखाई दिया, उसको रहने दो। बस जो पोटेंशियल डिफरेंस है इस कैपेसिटर के अंदर वो 90 डिग्री से पीछे चल रहा होगा करंट से। सो अगर इसका करंट इस फेज पर है तो जो रेजिस्टेंस होगा VC की वैल्यू वो 90 डिग्री पीछे होगी। दी वोल्टेज लैग्स बिहाइंड दी करंट बाय एन एंगल ऑफ π/2, ठीक है। सो बच्चों ये तो हो गया लाइन ऑफ VR, ये हो गई लाइन ऑफ VC। तो इफ़ आई आस्क यू कि इन दोनों का रिजल्टेंट कहाँ पर होगा, तो आप कहोगे सर VC यहाँ पर है, VR यहाँ पर है। सो हम इसको चाहें तो वेक्टर की तरह मान सकते हैं, बट वेक्टर्स होते नहीं हैं, ध्यान रखना। बस आपको समझाने के लिए मैं ऐसे बोल रहा हूँ, जैसे हम वेक्टर्स को रिजॉल्व करते हैं वैसे इसको भी कर लेते हैं, बट ये वेक्टर्स हैं नहीं, ध्यान रखना। तो हमने क्या कहा कि आपका जो ओवरऑल पोटेंशियल होता है एक CR सर्किट में, CR सर्किट कैसा सर्किट होता है बच्चों? एक ऐसा सर्किट होता है जिसमें हम इंडक्टर को रिमूव कर देते हैं, बाकी कैपेसिटर और रेजिस्टर आपका सीरीज़ में लगा होता है। मैं इसका डायग्राम भी प्लॉट कर देता हूँ आपके सामने ताकि आपका कोई कन्फ्यूजन ना रहे। दिस इज़ द डायग्राम ऑफ CR सर्किट। पहले C लिख दिया, फिर ये आपके सामने R हो गया, और यहाँ पर एक सोर्स दे दो अपने ऑल्टरनेटिंग EMF का, ठीक है। ये हम बात कर रहे हैं इस समय CR सर्किट के बारे में। ये हो गई इम्पीडेंस ऑफ CR सर्किट। अब बात कर रहे हैं बच्चों फेजर डायग्राम ऑफ CR सर्किट के बारे में। तो जो ओवरऑल पोटेंशियल डिफरेंस पोटेंशियल होगा इस सर्किट के अंदर वो इस लाइन से डिनोट होगा, इसमें नाम दे दिया बच्चों कैपिटल V। तो इस कैपिटल V की वैल्यू क्या होगी आपको क्लियरली दिख रहा होगा कि ये फिर से आपके सामने कौन सा ट्राइंगल है। ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है जो कि यहाँ पर राइट एंगल्ड है। ओके, सो यू नो कि हाइपोटेनियस की वैल्यू क्या होती है? बेस स्क्वायर प्लस
परपेंडिकुलर स्क्वायर। तो बेस तो हो गया आपका वी आर, ये लाइन किसके बराबर है, वी आर के बराबर है। ये लाइन किसके बराबर है, वी सी के बराबर है। क्यों, क्योंकि ध्यान से देखो ये पूरा क्या है, रेक्टेंगल है। सो रेक्टेंगल की अपोजिट साइड बराबर होती हैं। तो जो साइड ये होगी वी सी हमारी, तो वही साइड ये भी होगी वी सी। तो वी की वैल्यू क्या होगी आपके पास, अंडर रूट ऑफ वी आर स्क्वायर प्लस वी सी स्क्वायर। तो अब आप इससे और इम्पॉर्टेंट रिजल्ट्स भी डिराइव कर सकते हो। जैसा कि अगर आप चाहो तो इस फॉर्मूले को भी यहाँ से डिराइव कर सकते हो बहुत ही सिंपली। ओके, कैसे करोगे, इसको ई मान लेते हैं बच्चों, क्योंकि हमने एल सी आर सर्किट में भी इसको ई माना था, टोटल ऑल्टरनेटिंग ईएमएफ को, तो यहाँ पर भी ई ही मान लेते हैं। वी नहीं लाते, नया नोटेशन नहीं लाते हैं, इसको ई ही रहने देते हैं। तो इसको यहाँ पर ई रख लीजिए आप, ठीक है। इट्स सिंपली अ नोटेशन, नथिंग एल्स। सो ई इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ वी आर स्क्वायर प्लस वी सी स्क्वायर। तो वी आर क्या होता है, आई इंटू आर स्क्वायर। वी सी क्या होता है, आई इंटू काई सी का स्क्वायर। ओके, तो वही सेम आप करोगे तो ई की वैल्यू क्या आएगी, आई इंटू रेजिस्टेंस का स्क्वायर प्लस काई सी का स्क्वायर। ठीक है, आई स्क्वायर था यहाँ पर, ये भी आई स्क्वायर। तो जब आई स्क्वायर को बाहर लेके जाओगे तो ये स्क्वायर इस स्क्वायर रूट को कैंसिल कर देगा, आपके पास आएगा ई इज इक्वल टू आई अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस काई सी का होल स्क्वायर। तो बच्चों देख रहे हो हमने कितना सिंपली एक सी आर सर्किट के लिए भी सभी कुछ, जैसे कि हमने एक एल सी आर सर्किट के लिए किया था, वही से सब कुछ हमने एक सी आर सर्किट के लिए भी कर लिया। क्या कुछ डिफिकल्ट था इसके अंदर, कुछ भी डिफिकल्ट नहीं था। अगर आपको इसका फेजर डायग्राम याद है तो आपके लिए ये निकालना, फिर ये निकालना, और आप देखो ये जो हमने ऊपर आपको फॉर्मूला दिखाया था, आप चाहो तो इसको यहाँ से डिराइव करो या फिर इसको आप यहाँ से भी डिराइव कर सकते हो। अब आप चाहो तो बच्चों इस वाली इक्वेशन को इस वाली इक्वेशन से कंपेयर कर लो। वी इक्वल टू आई इज इक्वल टू आर के प्लेस पर क्या आ गया, अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस काई सी का स्क्वायर फॉर अ सी आर सर्किट। तो आपने देखो यहाँ पर हमने ये लिख रखा है कि Z फॉर अ सी आर सर्किट इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस काई सी स्क्वायर, आर स्क्वायर प्लस काई सी स्क्वायर। तो इजंट इट इंटरेस्टिंग एंड इजंट इट सिंपल। तो इसी तरह बाकी इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स भी डिराइव कर सकते हो कि काई सी को पुट कर दो इन टर्म्स ऑफ ओमेगा एंड सी, बहुत ही सिंपल होता है। ओके, सो वो आपके लिए बच्चों बड़ा काम नहीं है कुछ भी। और अगर आप चाहो तो बच्चों ये था बच्चों इसका फेज़ एंगल, एक सी आर सर्किट था, सी आर सर्किट का ये था फेज़ एंगल, ये वाला एंगल। तो आप इसको भी निकाल सकते हो बहुत ही सिंपली। कैसे, जैसे हमने एल सी आर सर्किट के लिए किया था कि हमने tan phi निकाला था। tan phi की वैल्यू होती है बच्चों परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो आपके पास एक राइट एंगल ट्राइंगल है, ये वाला एंगल यहाँ पर है, तो इसका बेस क्या हुआ, ये हुआ। बेस मतलब हुआ बच्चों वी आर अपॉन परपेंडिकुलर हुआ इसका वी सी। तो tan phi की वैल्यू क्या है बच्चों, वी आर बाई वी सी। जस्ट अ मिनट, शायद मैंने बच्चों फॉर्मूला रॉन्ग पुट कर दिया है tan थीटा का। इसका फॉर्मूला होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, हमने लग दिया है बेस अपॉन परपेंडिकुलर, तो उल्टा कर देते हैं। गॉट दी मिस्टेक कहाँ पर की हुई है, बस फॉर्मूले में हुई है कि फॉर्मूला होता है बच्चों tan थीटा का होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो ये ट्रायंगल था आपके पास, तो ये तो बेस होता है इसका, ये वाला बेस जहाँ पर एंगल रेस्ट करता है, और ये लाइन होती है परपेंडिकुलर। सो परपेंडिकुलर पे ऊपर आएगा यानी कि वी सी आपका ऊपर आएगा, नीचे आपका बेस यानी कि वी आर आएगा। ठीक है, छोटी सी मिस्टेक हो गई थी बट नो डाउट एट ऑल। तो एक फॉर्मूला ये है आपको निकालना है अगर फेज एंगल, तो वरना वी को ऐसे पुट कर दीजिए जैसे आपने यहाँ पर किया था आई आर, तो वी हो गया आई, वी सी है ये, तो ये होगा बच्चों आई इंटू काई सी और वी आर होगा आई इंटू आर। तो देखो आई से आई कैंसिल हो गया, तो एक फॉर्मूला और है आपके पास काई सी बाय आर, किसका फॉर्मूला है, tan phi का फॉर्मूला है। तो देख रहे हो हम किसी भी सर्किट को कितनी सिंपली स्टडी कर पा रहे हैं कि हमें कुछ भी याद रखने की ज़रूरत नहीं है, बस आप ध्यान से फेजर डायग्राम को याद रखिए एंड दैट्स इट। इस ट्राइंगल से आप हर एक रिजल्ट को डिराइव कर पा रहे हो, वेदर इट बी दिस, वेदर इट बी द फॉर्मूला फॉर इम्पीडेंस, वेदर इट बी द फॉर्मूला फॉर फेज एंगल, ऑल द फॉर्मूलाज आर डिराइवेबल फ्रॉम दिस फेजर डायग्राम। सो बच्चों ये तो बात हो गई सी आर सर्किट के बारे में। तो यही सारी सेम बातें होती हैं एल आर सर्किट के बारे में अगर हम बात करें तो। मतलब हम क्या कर रहे हैं कि जो हमारे पास पहले एल सी आर सर्किट था, जो कि हमने अभी प्रीवियस लेक्चर में ही पढ़ाया था आपको, तो उसमें से हम अब एक एक एलिमेंट को रिमूव कर रहे हैं और दो एलिमेंट्स के साथ में स्टडी कर रहे हैं। हमने अभी एल रिमूव किया है, अब क्या करते हैं, इस बार हम सी को रिमूव कर देते हैं।
ठीक है, बचेगा क्या, एल आर सर्किट बचेगा। फिर थर्ड केस में क्या करेंगे, आर को रिमूव कर देंगे, आपके पास क्या बचेगा, एल सी सर्किट बचेगा। आई होप यू आर गेटिंग द पॉइंट। सो नाउ वील बी स्टडिंग, वील रिमूव कैपेसिटेंस, और हम पढ़ेंगे अब एल आर सर्किट को। सो एल आर सर्किट, तो बच्चों बहुत ही सिंपल स्टडी है, मैं इसका एक छोटा सा पार्ट आपके सामने करूँगा, बाकी पार्ट तो आप खुद भी कर पाओगे, मतलब सेम ऊपर के जैसा है, जैसे कि हमने अभी यहाँ पर स्टडी करी कैपेसिटिव सर्किट के रिगार्डिंग में, वैसे ही आप इंडक्टिव और रेजिस्टिव सर्किट को भी साथ में पढ़ सकते हो। तो पहले बनाते हैं इसका डायग्राम कैसा होगा। एल है तो पहले इंडक्टर होगा, इंडक्टर माने एक कॉइल होगी, ठीक है जी। आगे एक आपके पास रजिस्टर लगा होगा, सो ये हमने अपने सामने रजिस्टर लगा दिया, साथ में लगा दिया हमने बच्चों सोर्स ऑफ ऑल्टरनेटिंग ईएमएफ। क्या कोई डाउट है आपको इसमें? और हमने कह दिया कि इसमें जो करंट फ्लो कर रहा है वो आई है, ठीक है। तो पहला काम क्या होता है आपका, पहला काम आपका होता है कि आप फेजर डायग्राम को प्लॉट करिए, प्लॉट दी फेजर डायग्राम। तो जब आप बनाओगे बच्चों फेजर डायग्राम को, तो पहले आप बनाते हो आर सर्किट का, रेजिस्टिव सर्किट का। क्यों? क्योंकि उसके अंदर आई और आपका पोटेंशियल डिफरेंस वो एक ही फेज़ में होता है, यानी कि आई और जो वी आर होता है वो एक ही फेज़, मतलब एक ही लाइन पर लाई करता है। सो ये आपका हो गया वी आर और इसी में हो गया बच्चों आपका आई। एनी डाउट इन दिस? ओके। अब आते हैं बच्चों एल वाले जो सर्किट होता है, एल सर्किट, इंडक्टिव सर्किट। इंडक्टिव सर्किट के अंदर क्या होता है कि जो पोटेंशियल डिफरेंस है, जो पोटेंशियल डिफरेंस है दैट लीड्स द करंट बाय एन एंगल ऑफ 90 डिग्री। सो जो बच्चों वी एल होगा वो यहाँ पर होगा, ठीक है। सो आगे आप निकाल पाओगे कि ये आपका ओवरऑल रिजल्टेंट होगा, ठीक है, इसकी वैल्यू आप निकाल लोगे। सो सेम ऊपर के जैसा होता है। नाउ आई विल नॉट बी टेलिंग यू दिस एंटायरली, आप चाहो तो खुद इन रिजल्ट्स को डिराइव कर सकते हो, क्योंकि एग्जाम में ही आपके आना नहीं होता। एल आर सर्किट और सी आर सर्किट आपके एग्जाम का पार्ट नहीं है, बट न्यूमेरिकल फॉर्म में श्योर आ सकता है, क्योंकि आप देखो तो एल आर सर्किट कहाँ से डिराइव हुआ है, एक एल सी आर सर्किट से ही डिराइव हुआ है। सो इट मे कम, सो अगर आता है तो आपके पास इनफ नॉलेज है इसके रिगार्डिंग में कि अगर आपके पास ये वी एल है, ये आपके पास नीचे का वी आर है, तो आप ये तो निकाल सकते हो, वी की वैल्यू होगी अंडर रूट ऑफ वी एल स्क्वायर प्लस वी आर स्क्वायर। तो अगर आपके पास ये आ गया ई की वैल्यू, तो आप ई से इम्पिडेंस निकाल लोगे, 10 फाई भी निकाल लोगे। सो नथिंग बिग टास्क फॉर यू। तो आप एल आर सर्किट को एज एन होमवर्क ले सकते हो, इट्स एन एक्सरसाइज फॉर यू, ट्राई इट योरसेल्फ, इट्स वेरी एलिमेंट्री, ठीक है। और आपके एग्जाम में भी इतना नहीं आता है इसमें से, सो डो नॉट वरी, अपने आप ट्राई करिए, अच्छा है, थोड़ा सा आपका इंटरेस्ट भी डेवलप होगा आफ्टर यू डू सच सिंपल एक्सरसाइजेस। तो बच्चों आगे चलते हैं, ये करने के बाद एक बार मुझे दिखा देना आपके पास क्या रिजल्ट्स आए, ओके, और उनके बाद मैच भी करवा देना। सो दिस वॉज सी आर सर्किट, एल आर सर्किट, ओके। सो आई हैड टॉट अबाउट देम, नॉट सो इम्पॉर्टेंट। अब बात करते हैं बच्चों एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सर्किट के बारे में, वो है एल सी सर्किट। मतलब हम क्या कर रहे हैं, इस एल सी आर सर्किट में से अपने आर को रिमूव कर रहे हैं। आप देख रहे हो जब तक आर था तो हमारा काम कितना सिंपल था। वेन एवर वी हैड आर इन दी सर्किट आर वर्क वॉज वेरी सिंपल, बट वेन वी विल बी हैविंग एन इंडक्टर एंड अ कैपेसिटर टुगेदर इन अ सर्किट, सो उस समय पर जो उसकी स्टडी होगी बहुत ही इंटरेस्टिंग होगी, इतनी सिंप्लीफाइड नहीं होगी, ओके, इतनी बोरिंग नहीं होगी जितनी यहाँ पर थी, बट यहाँ पर स्टडी बहुत ही इंटरेस्टिंग होगी कि यहाँ पर एनर्जी इन्वॉल्व होगी, ओके, यहाँ पर एनर्जी का फ्लो होगा, देयर विल बी ऑस्किलेशंस इन द फ्लो ऑफ एनर्जी। सो नाउ आई विल बी टीचिंग यू एल सी ऑस्किलेशंस, एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ योर बोर्ड एग्जामिनेशंस। सो बच्चों बी अटेंटिव ओवर हियर। नाउ आई विल बी starting LC oscillations. So now you may mention the heading of LC oscillations. ठीक है, हम LC सर्किट को स्टडी नहीं करते, बट सिर्फ और सिर्फ हम LC oscillations को स्टडी करते हैं, इसलिए जो हमारा हेडिंग है बच्चों वो क्या है, LC oscillations है, ठीक है। आई होप कि आप समझ चुके हो कि ये एक LC सर्किट है जिसके अंदर एक इंडक्टर है और एक कैपेसिटर है। इसका डायग्राम आपको हम नेक्स्ट पेज पर दिखाएंगे, बस अभी इसको हम डिफाइन कर देते हैं इस पेज पर, ओके। देन वील मूव टू द नेक्स्ट पेज ओवर वेयर वील बी स्टडिंग इंपॉर्टेंट थिंग्स अबाउट दिस LC ऑसिलेशंस। तो पहले मतलब समझो इस वर्ड का, ऑसिलेशंस, LC ऑसिलेशंस का मतलब क्या है, व्हाट यू आर गोइंग टू स्टडी अंडर दिस सेक्शन।
सो बच्चों ये टॉपिक और कुछ नहीं है बल्कि ऑसिलेशंस है। ऑसिलेशंस मतलब रैंडम मूवमेंट ऑफ समथिंग। पेंडुलम का ऑसिलेशंस कि रैंडम मूवमेंट, कि जहाँ से स्टार्ट कर रहा है वापस वहीं आ रहा है, स्टार्ट कर रहा है फिर वापस वहीं आ रहा है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? उसको बोलते हैं आप ऑसिलेशंस, ठीक है। सो LC ऑसिलेशंस आर सिंपली इलेक्ट्रिकल ऑसिलेशंस दैट आर प्रोड्यूस्ड बाय द एक्सचेंज ऑफ एनर्जी। ऑसिलेशंस किस चीज़ के हैं? ये एनर्जी के ऑसिलेशंस हैं। किसके बीच में है? एक कैपेसिटर और एक इंडक्टर के बीच में है। ओके, कैपेसिटर ध्यान रखना एक ऐसा डिवाइस है जो स्टोर करता है कौन सी एनर्जी को? बताइए ज़रा, कैपेसिटर किस एनर्जी को स्टोर करता है? शायद आप क्वेश्चन ना समझ पाए हो ध्यान से, मतलब क्वेश्चन वॉज नॉट सो स्पेसिफिक, सो इट मे हैपन दैट यू आर नॉट एबल टू आंसर इट, बट आई एम टेलिंग यू कि बच्चों कैपेसिटर में एक्चुअली होता क्या है? कैपेसिटर में होते हैं अपोजिट चार्जेस ऑन टू अपोजिट प्लेट्स, और उन अपोजिट चार्जेस के बीच में क्या होता है ये बताइए आप मेरे को। उन अपोजिट चार्जेस के बीच में क्या होता है? इलेक्ट्रिक फील्ड होती है। अब बताइए इलेक्ट्रिक फील्ड चीज़ क्या है, मतलब करती क्या है इलेक्ट्रिक फील्ड? सो इलेक्ट्रिक फील्ड इज़ अ स्टोर हाउस फॉर इलेक्ट्रिकल एनर्जी। इस बात को ध्यान में रखना जब आपको हम पढ़ा रहे थे कैपेसिटर, देन ऑल्सो आई टोल्ड यू टुडे अगेन आई एम टेलिंग यू, और यही आज का लॉजिक भी है इस टॉपिक का कि एक कैपेसिटर एक स्टोर हाउस है किसका? इलेक्ट्रिकल एनर्जी का, कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड अपने अंदर इलेक्ट्रिक एनर्जी को स्टोर करके रखती है, ठीक है। तो कैपेसिटर के पास कौन सी एनर्जी है? इलेक्ट्रिकल एनर्जी है। सेटिस्फाइड विद दिस थिंग? सो लेट्स मूव फॉरवर्ड। सो कैपेसिटर हो गया कि भाई एक हमारे पास होगी कौन सी एनर्जी? इलेक्ट्रिक एनर्जी हो गई। सो अब अगली एनर्जी कौन सी है जो कि आपस में ऑसिलेट कर रही हैं? सो बच्चों अगली एनर्जी है जो कि एक इंडक्टर अपने अंदर स्टोर करता है। सो इंडक्टर में कौन सी एनर्जी होती है? अब ये तो आपको क्वेश्चन पता चल गया है, द क्वेश्चन इज स्पेसिफिक सो यू मस्ट आंसर इट आउट, कि एक इंडक्टर किस एनर्जी को स्टोर करता है? सो बच्चों इंडक्टर स्टोर करता है मैग्नेटिक एनर्जी को। किस एनर्जी को स्टोर करता है? मैग्नेटिक एनर्जी को। क्यों? क्योंकि एक इंडक्टर के पास कौन सी लाइंस होती हैं? मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती हैं। आपको याद होंगी बच्चों ये लाइंस, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती हैं, और इन्हीं लाइंस के बीच में ये स्टोर करता है किसको? मैग्नेटिक एनर्जी को। सो क्या होता है सर्किट के अंदर? इलेक्ट्रिक एनर्जी कभी कन्वर्ट होगी मैग्नेटिक एनर्जी में, फिर यही मैग्नेटिक एनर्जी कन्वर्ट हो जाएगी किस में? इलेक्ट्रिक एनर्जी में, फिर इलेक्ट्रिक एनर्जी कन्वर्ट होगी मैग्नेटिक में, अगेन मैग्नेटिक टू इलेक्ट्रिकल, और इसको हम बोलते हैं बच्चों ऑसिलेशंस, LC ऑसिलेशंस। तो बस यही है इस टॉपिक के अंदर, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर आप पढ़ते हो पेंडुलम में काइनेटिक टू पोटेंशियल, पोटेंशियल टू काइनेटिक, काइनेटिक टू पोटेंशियल, तो वही यहाँ पर भी हो रहा है, इलेक्ट्रिक टू मैग्नेटिक, मैग्नेटिक टू इलेक्ट्रिक, वही यहाँ पर हम बात करेंगे LC ऑसिलेशंस के अंदर। तो अभी तो हमने आपको ये ब्रीफ आइडिया दिया है, अभी इसको पहले आप डिफाइन कर लीजिए कि LC ऑसिलेशंस क्या होते हैं। So these are electrical oscillations produced by the exchange of energy, यहाँ पर आपको दिखेगा, यहाँ पर ले देते हैं, produced by the exchange of energy between a capacitor which stores electrical energy and an inductor which stores magnetic energy. So are you satisfied with my definitions of LC oscillations? You must be. जो मैंने अभी आपको बताया वही मैंने वर्ड्स में आपके सामने यहाँ पर लिख दिया है बच्चों। सो आई होप कि अब आपको इसको याद रखने की ज़रूरत पड़ेगी नहीं। आपसे कोई पूछता है कि LC ऑसिलेशंस क्या होते हैं, तो आप बस याद करोगे LC को। L एक इंडक्टर है जिसके पास होती है मैग्नेटिक एनर्जी, C एक कैपेसिटर है जिसके पास होती है इलेक्ट्रिक एनर्जी। सो क्या है ये ऑसिलेशंस है किसके? एनर्जीज़ के, फ्रॉम अ कैपेसिटर विच स्टोर्स इलेक्ट्रिक एनर्जी
टू एन इंडक्टर विच स्टोर्स मैग्नेटिक एनर्जी। ठीक है, सो LC ऑसिलेशंस की डेफिनेशन आई होप कि आपको बच्चों अच्छे से क्लियर है। सो एक बार अब हम आपको डायग्राम बना करके दिखाते हैं कि कैसे ऑसिलेशन हो रहा है। ओके, सो फॉर दैट यू प्लीज़ नोट डाउन दिस डेफिनेशन। आई एम टर्निंग द पेज। सो बच्चों नाउ वील बी एलैबोरेटिंग टू यू दी कंसेप्ट ऑफ LC ऑसिलेशंस। उसके लिए आपके सामने हम बनाएंगे डायग्राम्स किसका होगा, एक तो इंडक्टर होगा इस डायग्राम के अंदर, सॉरी एक पहले कैपेसिटर होगा और इसके बाद एक इंडक्टर होगा यहाँ पर, और इसके बीच में हो रहा होगा एनर्जी का मूवमेंट। तो बच्चों मूवमेंट कैसे हो रहा होगा ये समझो। ये आपके पास सर्किट है, इज दिस सर्किट क्लियर टू यू? ये आपके पास क्या है बच्चों, कैपेसिटर है, और ये कैपेसिटर ऐसा है जो कि हमने चार्ज करके भेजा है। इस कैपेसिटर को हमने बच्चों चार्ज कर दिया है ऑलरेडी, तो ये कैपेसिटर एक चार्ज्ड कैपेसिटर है। ठीक है, यानी कि मैं लेट मी से ये वाली प्लेट इसकी पॉजिटिवली चार्ज है और ये वाली प्लेट इसकी नेगेटिवली चार्ज है। यानी कि इस पर्टिकुलर मोमेंट पर क्या है हमारे सर्किट में, अभी मैं बात कर रहा हूँ इनिशियली एट t=0, अगर हम बात करें फिजिक्स की भाषा में तो इनिशियली क्या है कि इसके पास कुछ भी नहीं है, नो करंट, नथिंग एट ऑल, बट जो आपके पास कैपेसिटर है उसके पास प्रॉपर चार्ज है प्लेट्स पर। अगर प्रॉपर चार्ज है तो इसके बीच में क्या होगी बच्चों, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होंगी। ओके, देयर विल बी इलेक्ट्रिक फील्ड विद इन दिस कैपेसिटर, और इस इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर क्या होगी बच्चों, एनर्जी होगी। कौन सी एनर्जी होगी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी होगी। सो एट दिस पॉइंट व्हाट इज देयर, इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज देयर। और इस समय पर बच्चों ये एनर्जी मैक्सिमम लेवल पर है अपनी, क्योंकि अभी ना इसने कुछ लॉस किया है, जो कि हमने बाहर से चार्ज करके भेजा था वही इसके पास यहाँ पर अभी अवेलेबल है। सो ये मैक्सिमम वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी इसके पास अवेलेबल अभी है। अब क्या होगा विद टाइम, व्हाट विल हैपन इज कि नाउ द कैपेसिटर, दिस कैपेसिटर इट बिगिंस टू डिस्चार्ज, इट विल स्टार्ट डिस्चार्जिंग थ्रू द इंडक्टर। ओके, एंड देयरफॉर करंट विल स्टार्ट फ्लोइंग थ्रू द इंडक्टर। आप समझ रहे हो, अभी आपके पास ही कम्प्लीटली चार्ज था, कंप्लीट इलेक्ट्रिक एनर्जी इसके पास थी हमारे सर्किट के पास। अब क्या हुआ विद टाइम कि इट बिगैन डिस्चार्जिंग। सो बच्चों जब ये डिस्चार्ज होना शुरू हुआ तो उस समय पर करंट फ्लो होना आपका शुरू हो गया कुछ इस तरह से। सॉरी, लेट मी मेक वन मोर डायग्राम फॉर दिस। अभी करंट हटा दो, इस सेकंड में कोई करंट नहीं है, सिर्फ चार्ज ही चार्ज है। अब हम आगे आते हैं एक नेक्स्ट फेज पर कि कुछ समय के बाद क्या हुआ कि आपका कैपेसिटर डिस्चार्ज होना शुरू हो गया, और जब डिस्चार्ज हुआ तो जो चार्जेस इसके पास इसकी प्लेट्स पर थे दे स्टार्टेड मूविंग टूवर्ड्स दी अपोजिट प्लेट्स एंड देयरफॉर करंट बिगैन फ्लोइंग इनटू दिस कैपेसिटर। तो अब चार्ज यहाँ पर नहीं होगा बल्कि अब करंट होगा इस सर्किट के अंदर। तो अब यहाँ पर एक करंट फ्लो होना बच्चों स्टार्ट हो गया। सो जब करंट फ्लो होना स्टार्ट हुआ, सो वी नो वेरी वेल दैट when current moves in a coil it gives rise to magnetic field lines, और यही magnetic field lines क्या करेंगी बच्चों, यही स्टोर करेंगी आपकी magnetic energy को। I hope you have no doubt in this at all. Let me draw it. क्या आपको बच्चों डायग्राम क्लियर है? क्या हुआ with time the charge on the capacitor began to discharge, which converted into current and flowed through the inductor. Okay, as a result of which magnetic field developed in the inductor and which stored magnetic energy. कि इस समय पर क्या हुआ, जब आपका कैपेसिटर completely डिस्चार्ज हो गया, जब ये completely डिस्चार्ज हो गया तो उसके बाद क्या हुआ, जो सारी इलेक्ट्रिक एनर्जी थी, जो भी एनर्जी इसके पास थी विद इन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, वो तो सब खत्म हो चुकी हैं क्योंकि यहाँ पर कोई चार्ज ही नहीं है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का मतलब ही क्या बनता है, तो वो सारी एनर्जी कहाँ पर आके कन्वर्ट हो गई बच्चों, यहाँ पर आके कन्वर्ट हो गई। किस में एनर्जी में कन्वर्ट हो गई, मैग्नेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो गई। मतलब क्या हुआ, जब हम यहाँ से यहाँ पर गए तो क्या हुआ बच्चों, इलेक्ट्रिक एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू मैग्नेटिक एनर्जी। क्या इसमें कोई डाउट है बच्चों, आपको बताइए। इफ़ यू हैव देन प्लीज़ टाइप अ मैसेज। सो इलेक्ट्रिक एनर्जी
का चार्ज फ्लो होना शुरू हुआ, ड्यू टू विच करंट स्टार्टेड फ्लोइंग, करंट गेव राइज टू मैग्नेटिक फील्ड, दैट मैग्नेटिक फील्ड एक्टेड एज अ स्टोर हाउस फॉर मैग्नेटिक एनर्जी एंड द एंटायर इलेक्ट्रिक एनर्जी गॉट कन्वर्टेड इनटू मैग्नेटिक एनर्जी। और फिर से वही होगा कि जब मैग्नेटिक एनर्जी मैक्सिमम हो जाएगी तो उसमें पर क्या होगा, जो आपका कैपेसिटर है इट विल बिगिन टू रीचार्ज इटसेल्फ। नाउ दिस कैपेसिटर विल बिगिन टू recharge itself and the energy stored in the magnetic field is converted into energy stored in the capacitor। समझ रहे हो बात को? ये चेन फॉलो होती है कि जब कैपेसिटर कम्प्लीटली चार्ज हो गया तो इट बिगेन डिस्चार्जिंग, जब डिस्चार्ज होना शुरू हुआ सो एनर्जी कम्प्लीटली गॉट कन्वर्टेड इनटू मैग्नेटिक एनर्जी। ठीक है, अब क्या हुआ, व्हेन मैग्नेटिक एनर्जी रीच्ड इट्स मैक्सिमम वैल्यू देन द कैपेसिटर बिगेन अगेन टू रिचार्ज, ये फिर से रिचार्ज होना शुरू हो गया। सो उस समय पर क्या हुआ कि फिर से इसकी प्लेट्स पर चार्ज आ गया, ओके, फिर से इसी स्टेज पर आ गया ये अगेन एट दिस स्टेज। बस बच्चों दोनों स्टेजेस के अंदर फ़र्क एक छोटा सा होता है, दैट आई वॉज थिंकिंग नॉट टू टेल यू बट लेट मी टेल यू। ठीक है, समझना हो यही रहा है, बस थोड़ा चार्ज में फ़र्क आता है। ठीक है, उसको भी समझ लो, बहुत ही सिंपल सा कंसेप्ट है एक और, कि ये देखो ध्यान से, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स थे आपके इस वाली प्लेट पर और यहाँ पर थे बच्चों पॉजिटिव चार्ज। तो जब करंट फ्लो होना शुरू होता है तो हम कहते हैं द करंट इज़ इन अ डायरेक्शन अपोजिट टू द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। यही तो बोलते हैं कि करंट का डायरेक्शन होता है अपोजिट टू दैट ऑफ द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। सो आपको क्लियरली मालूम है कि इलेक्ट्रॉन इस प्लेट से उस प्लेट पे फ्लो करेंगे, फ्रॉम दिस प्लेट टू दिस प्लेट। तो इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो का डायरेक्शन क्या था, ऐसा था। तो हमारा करंट था बच्चों इस डायरेक्शन में, अपोजिट टू दी फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। इतनी बात से मेरी सहमत हो आप? आगे सुनो। तो जब इलेक्ट्रॉन्स ऐसे फ्लो हो रहे थे तो एक बात बताइए कि जब ये मैग्नेटिक फील्ड एनर्जी दोबारा कन्वर्ट होगी इलेक्ट्रिक एनर्जी में तो इलेक्ट्रॉन किस प्लेट पर एक्यूमुलेट हुए होंगे? इलेक्ट्रॉन किस प्लेट पर, क्या वो इस साइड पर आए होंगे या फिर इस साइड पर आए होंगे? तो ऑब्वियस सी बात है कि इलेक्ट्रॉन आपके इस बार इस तरफ होंगे, नेगेटिव चार्ज इस वाली प्लेट पर होगा, पॉजिटिव चार्ज इस वाली प्लेट पर होगा। क्या इसमें कोई डाउट है? अगर है तो ध्यान मत दो, ठीक है, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। इसके अंदर मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है बच्चों बस ये कि आप ये समझ पाओ, रियलाइज़ कर पाओ कि कैसे इलेक्ट्रिक एनर्जी कन्वर्ट हो रही है मैग्नेटिक एनर्जी में। बाकी वो भी इतना कोई बड़ा कंसेप्ट तो है नहीं, छोटा सा ही कंसेप्ट है, बेसिक कंसेप्ट है कि भाई इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से उस प्लेट पर फ्लो होंगे। सो जो अब हम अगला डायग्राम ड्रॉ करते हैं, ये फेज़ 1 था, ये फेज़ 2 था। सो अब जो फेज़ 3 आएगा जहाँ पर सारी मैग्नेटिक एनर्जी फिर से कन्वर्ट होगी इलेक्ट्रिक एनर्जी में, तो वहाँ पर फ़र्क छोटा सा होगा डायग्राम के अंदर, और वो फ़र्क ये देख लो आप कैसा होता है। वो फ़र्क बच्चों सिंपल ये होता है कि अगर पॉजिटिव चार्ज पहले इस प्लेट पर था तो अब यहाँ पर नेगेटिव चार्ज होगा, और जहाँ पर नेगेटिव था वहाँ पर इस बार पॉजिटिव चार्ज एक्यूमुलेट होगा। बस इतना सा फ़र्क होता है, दैट्स इट। और यहाँ पर आपके पास फिर से कौन सी एनर्जी होती है? इलेक्ट्रिक एनर्जी ही होती है। इज दिस क्लियर टू यू? सो ये आपका बच्चों फेज़ 3 हो गया। अब मैं आपसे कहूँ कि दोबारा से वही होगा, कैपेसिटर आपका डिस्चार्ज होना शुरू होगा तो फिर करंट फ्लो होना शुरू होगा। बस बताओ इस बार करंट का डायरेक्शन क्या होगा? बताइए कि करंट का डायरेक्शन क्या होगा? करंट का डायरेक्शन होता है अपोजिट टू दी फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। सो इस बार इलेक्ट्रॉन कहाँ से कहाँ पर फ्लो होंगे? इलेक्ट्रॉन बच्चों ऐसे करके इधर फ्लो होंगे, नेगेटिव टू पॉजिटिव। इतनी बात ठीक है? सो हमने कहा आपसे कि करंट का डायरेक्शन होता है अपोजिट टू दी फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। सो अब जो करंट का फ्लो होगा वो किस डायरेक्शन में होगा, ज़रा बताइए सोच करके। देखो बहुत ही सिंपल कंसेप्ट है, बस थोड़ा अटेंटिव रहो, समझ में आ जाएगा। ठीक है, ये कोई नया कंसेप्ट नहीं है, ध्यान रखना। कंसेप्ट तो यही था बस, ये तो बस लॉजिकल बातें हो रही हैं यहाँ पर, ओके, कि इस बार नेगेटिव साइन यहाँ पर है, पॉजिटिव साइन यहाँ पर, यानी कि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स हैं तो इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ मूव करेंगे। तो जो डायरेक्शन ऑफ करंट होगा वो होता है अपोजिट टू दी फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। सो वो होगा बच्चों इस डायरेक्शन में इस बार। ठीक है, पहले देखो किस डायरेक्शन में था, अब देखो किस डायरेक्शन में। गेटिंग माई पॉइंट? इतना सा फ़र्क है बस, ये लॉजिकल बातें हैं, कोई नया कंसेप्ट नहीं है। सो इस बार जो लाइंस होंगी उनका डायरेक्शन भी अपोजिट रहेगा, द डायरेक्शन ऑफ लाइंस विल ऑल्सो बी अपोजिट। ये तो सब आपको बच्चों पहले से ही मालूम है। ठीक है, सो कंसेप्ट बच्चों पहला वाला ही था कि हाउ एनर्जी इज़ बीइंग कन्वर्टेड। बाकी ये तो स्टेज नंबर 4 है।
अब इस स्टेज नंबर 4 से आप कह सकते हो कि आप दोबारा किस स्टेज पर आओगे, दोबारा इसी स्टेज पर आओगे। अब आप कह सकते हो, अगर हम कहते हैं कि 2 से 1 पर दोबारा जाएंगे तो वो थोड़ा रॉन्ग हो जाता। ओके, सो दैट इज लाइक मैंने 2 डायग्राम और आपके साथ बना दिए ताकि आपको और क्लियर हो पाए, कहीं कन्फ्यूजन ना रहे। ठीक है, सो नाउ वी कैन से दैट 1 2 3 4 और फिर से वापस 1 2 3 4 फिर से वापस। और बच्चों यही कन्वर्जन ऑफ एनर्जी फ्रॉम इलेक्ट्रिक टू मैग्नेटिक, इसी को हम बोलते हैं LC ऑसिलेशंस। ठीक है, सो आई होप कि आपको अब LC ऑसिलेशंस का कंसेप्ट अच्छे से क्लियर है। कितने स्टेप हो रहे हैं, स्टेप नंबर 1, स्टेप नंबर 2, स्टेप नंबर 3, स्टेप नंबर 4, और ऐसे ही आपकी एनर्जी बार बार कन्वर्ट होती जाएगी, इलेक्ट्रिक टू मैग्नेटिक, मैग्नेटिक टू इलेक्ट्रिक, और उन्हीं ऑसिलेशंस को हम बोलते हैं बच्चों LC ऑसिलेशंस। ठीक है, सो आप चाहो तो एक बार और लिख सकते हो, छोटी सी डेफिनेशन लिखना चाहो तो, कि द एक्सचेंज ऑफ एनर्जी फ्रॉम इलेक्ट्रिक फॉर्म टू मैग्नेटिक फॉर्म गिव्स राइज टू ऑसिलेशंस नोन एज LC ऑसिलेशंस। अगर चाहो तो छोटी सी डेफिनेशन ये भी लिख सकते हो। ओके, सो अगर मैं बच्चों एक ग्राफ प्लॉट करूँ आपके सामने, ग्राफ किस किस के बीच में, ग्राफ एक तो टाइम के बीच में, ग्राफ एक बच्चों टाइम के बीच में, और दूसरा ग्राफ इस वाले एक्सिस पर हम लेंगे, लेट मी से चार्ज ले लेते हैं, चार्ज या फिर करंट, चार्ज या फिर करंट, मैग्नीट्यूड ऑफ, यहाँ लिख लो मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज स्लैश करंट, वो हमने इस वाले एक्सिस पर लिया है। ठीक है, कब हमारा चार्ज मैक्सिमम है, कब हमारा करंट मिनिमम है। और ये मत सोचना कि दोनों एक ही बातें होती हैं, चार्ज और करंट, नहीं। आप ध्यान से देखो तो एक समय था आपके सर्किट के अंदर जब आपके पास सर्किट के अंदर सिर्फ चार्ज ही चार्ज था, तो ये एक समय था जब व्हेन यू आर हैविंग ओनली चार्ज, चार्ज वाज एट इट्स मैक्सिमम वैल्यू, वेयर एज करंट वाज 0। यहाँ पर देखो करंट है ही कहाँ इस वाले सर्किट के अंदर, कहीं पर भी नहीं है। बल्कि जब हम दूसरे फेज पर आते हैं, जब सारी एनर्जी कन्वर्ट हो चुकी है मैग्नेटिक एनर्जी में, तो इस समय पर करंट ही करंट है, चार्ज कहीं है ही नहीं। देखो चार्ज इस समय 0 है। गेटिंग माई पॉइंट? ओके, सो अगर आप ये समझ चुके हो तो आप ग्राफ बहुत ईजिली प्लॉट कर पाओगे। मैं स्टार्ट कर रहा हूँ फ्रॉम दी डायग्राम नंबर 1। सो डायग्राम नंबर 1 में अगर आप देखो तो चार्ज आपका मैक्सिमम है, लेट मी से दिस इज दी मैक्सिमम वैल्यू ऑफ चार्ज। ठीक है, सो चार्ज आपका मैक्सिमम है, करंट आपका 0 है, तो करंट यहाँ से शुरू होगा, चार्ज आपका यहाँ से शुरू होगा। ठीक है, सो पहले ड्रॉ करते हैं बच्चों चार्ज को, कि चार्ज कैसे वेरी कर रहा है। सो चार्ज एक बार मैक्सिमम है, फिर कुछ समय के बाद मिनिमम हो जाता है। ओके, तो जब ये मिनिमम होगा तो आपका करंट क्या होगा, मैक्सिमम हो जाएगा। देख रहे हो, दिखा देता हूँ आपको। जब आपका चार्ज जो है वो मिनिमम हो चुका है, चार्ज 0 हो चुका है, तो करंट आपका मैक्सिमम है। समझ रहे हो इस बात को ना? तो बस वही हम यहाँ पर दिखाने वाले हैं कि ये जो लाइन है, डार्क लाइन, ये डिनोट कर रही है चार्ज को विद टाइम, और जो ये डॉटेड लाइन है ये डिनोट कर रही है बच्चों किसको, करंट को डिनोट कर रही है। इज दिस क्लियर टू यू? सो ये तो हो गया बच्चों इनका एक फेज़, जब ये एक फेज़ में थे, ये एक फेज़ में थे। अब जब हम फिगर नंबर 3 पर आते हैं तो इसका फेज़ चेंज हो चुका है। अब ध्यान से देखो, सो जो करंट का फेज़ था, यानी कि पॉजिटिव चार्ज इधर आ चुका है, नेगेटिव चार्ज वहाँ आ चुका है। सो इसलिए हम क्या करते हैं, इस डायग्राम को नीचे लेके जाते हैं। क्यों? उसका मतलब ये नहीं कि चार्ज नेगेटिव हो गया, करंट नेगेटिव हो गया, नहीं। वो सिंपल आपको फेज़ दिखा रहा है कि पहले अलग फेज़ में था, अब अलग फेज़ में हो गया। सो यू मस्ट इंटरप्रेट द ग्राफ नाइसली। ओके, सो मैं कह रहा हूँ कि भाई दोबारा मेरा चार्ज बढ़ना शुरू हुआ, फिर से अपनी मैक्सिमम वैल्यू पर आया, मैंने यहाँ पर मान लिया मैक्सिमम वैल्यू है वही जितनी ऊपर थी। ठीक है, और फिर कम होना शुरू हो गया। यही तो हो रहा है, और क्या हो रहा है, चार्ज बढ़ रहा है, कम हो रहा है, फिर मैंने कहा भाई चार्ज फिर बढ़ना शुरू हो गया, फिर कम हो जाएगा, ऐसे ही बढ़ता रहेगा। आर यू गेटिंग दीज ऑसिलेशंस ऑफ चार्ज? ये डार्क लाइन किसकी है, चार्ज की है। जो डॉटेड लाइन है बच्चों वो करंट की है। सो जब चार्ज आपका मिनिमम था तो करंट आपका मैक्सिमम था। जब आपका चार्ज, ध्यान से देखो, इस पॉइंट पर फिर मैक्सिमम हो चुका है, ये मैक्सिमम वैल्यू ऑफ चार्ज है, बस फेज़ अलग हो चुका है। यहाँ पर देखो फेज़ अलग था ना थर्ड डायग्राम का फर्स्ट डायग्राम से, तो बस ये वही चीज़ दिखा रहा है। तो जब आपका चार्ज मैक्सिमम होगा तो करंट फिर से क्या हो जाएगा बच्चों, 0 हो जाएगा। सो इस पॉइंट पर आपका करंट फिर 0 हो गया। फिर जब आपका चार्ज, ये देखो ये चार्ज को डिनोट कर रही है, तो जब आपका चार्ज 0 हुआ तो करंट फिर मैक्सिमम हो गया, तो करंट को फिर मैक्सिमम कर दो इस पॉइंट पर, तो ये मैक्सिमम हो गया करंट। जब आपका चार्ज मैक्सिमम हुआ तो आपका करंट फिर 0 हो गया।
सो बच्चों ये जो ग्राफ है ये आपको दिखा रहा है ऑसिलेशंस, एलसी ऑसिलेशंस, ओके। और यहाँ पर हम रेजिस्टेंस को इग्नोर कर रहे हैं, इसको हम बोलते हैं अनडैम्प्ड ऑसिलेशंस, मतलब ये ऐसी कंटिन्यूसली चलते रहेंगे, ठीक है। सो ध्यान से अगर आप इसको रिलेट करो विद एनर्जीज़, ठीक है, अगर मैं इस वाले एक्सिस पर मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज या फिर करंट ना लिख करके आपको दिखाऊं मैग्नेटिक एनर्जी या फिर इलेक्ट्रिक एनर्जी लिख करके, तो आप समझ कुछ जाना चाहिए आपको कि ये जो पॉइंट है ये दिखाएगा मैक्सिमम इलेक्ट्रिकल एनर्जी, ये वाला पॉइंट। जब आपका चार्ज मैक्सिमम है तो एनर्जी मैक्सिमम है, कौन सी एनर्जी? इलेक्ट्रिकल एनर्जी, ठीक है। यहाँ पर इलेक्ट्रिक एनर्जी ज़ीरो हो गई, फिर इलेक्ट्रिक एनर्जी फिर मैक्सिमम हो गई, फिर इलेक्ट्रिक एनर्जी ज़ीरो हो गई, फिर मैक्सिमम हो गई, ठीक है। और जब आपकी इलेक्ट्रिक एनर्जी अपनी मैक्सिमम वैल्यू पर थी तो आपकी जो मैग्नेटिक एनर्जी थी वो मिनिमम थी, देख रहे हो, मैग्नेटिक एनर्जी मिनिमम थी व्हेन दिस वाज मैक्सिमम। तो जब ये कम होती जा रही है सो ये बढ़ती जा रही है, देख रहे हो ग्राफ कितना इंटरेस्टिंग है, ये वाली एनर्जी कम हो रही है तो ये बढ़ रही है। सो जब ये ज़ीरो हो गई, इलेक्ट्रिक एनर्जी जब ज़ीरो हो गई तो मैग्नेटिक एनर्जी फुल हो गई, मैक्सिमम हो गई। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग है, तो आप चाहो तो इसको ऐसे रिलेट कर सकती हो कि ये मैक्सिमम वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक एनर्जी है। तो बहुत ही बच्चों थोड़ा सा आपने देखो माइंड लगाओ तो फिजिक्स बहुत ही इंटरेस्टिंग है, बस थोड़ी सी मैथमेटिक्स इसको डिफिकल्ट बनाती है बच्चों के लिए, स्पेशली इंटीग्रेशन वगैरह जो डेरिवेशंस में आते हैं, बट कंसेप्ट बहुत ही अच्छे होते हैं फिजिक्स के अंदर। सो यहाँ पर हम ये देख रहे हैं कि जो कांस्टेंट मैग्नीट्यूड है एनर्जी का वो सेम है, सॉरी मैंने बोला अभी कांस्टेंट मैग्नीट्यूड, मैं दोबारा बोल रहा हूँ अपनी बात को, मैं कह रहा हूँ कि यहाँ पर आप देखो एम्पलीट्यूड जो है वेव्स का वो कांस्टेंट है, जो मैक्सिमम वैल्यू है वो चेंज ही नहीं हो रही, बट एक्चुअली में ऐसा नहीं होता। एक्चुअली में क्या होता है, देयर आर डैम्प्ड ऑस्किलेशंस, ये कौन से हैं, ये अनडैम्प्ड हैं जो कम नहीं हो रहे, बट रियलिटी में क्या होता है, देयर आर डैम्प्ड ऑस्किलेशंस। डैम्प्ड ऑस्किलेशंस में क्या होता है कि जो मैग्नीट्यूड है, जो मैक्सिमम वैल्यू है एनर्जी की, वो धीरे धीरे कम होती रहती है। कम क्यों होती है? ड्यू टू रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट। देखो भाई आपके पास एक सर्किट है तो उसका कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस भी होगा। सो अगर रेजिस्टेंस है तो थोड़ी अमाउंट ऑफ हीट तो थोड़ा अमाउंट ऑफ एनर्जी तो इन दी फॉर्म ऑफ हीट भी आपकी वेस्ट होगी। सो ऐसा पॉसिबल नहीं है कि एनर्जी सिर्फ इलेक्ट्रिकल और मैग्नेटिक एनर्जी के अंदर ही आपस में फ्लो कर रही है, नहीं, कुछ एनर्जी हीट के फॉर्म में भी बाहर निकल रही होगी। सो उसकी वजह से क्या होता है कि आपके जो ऑसिलेशंस होते हैं वो इतने परफेक्ट ना आकर के डैम्प्ड आते हैं। डैम्प्ड मतलब ऐसे कम होते जाएंगे समय के साथ, समझ रहे हो, ऐसे कम होते रहेंगे। दीज आर नोन एज डैम्प्ड ऑस्किलेशंस, क्योंकि ये विद टाइम कम हो रहे हैं। कम क्यों हो रहे हैं? क्योंकि आपके पास जो सर्किट है जिसमें ये हमने L और C लगाए हैं, इंडक्टर और कैपेसिटर, सो उसकी कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस तो होगी। और आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए हीट का, हीट होता है बच्चों I × R²T। सो अगर रेजिस्टेंस है तो हीट में तो भाई एनर्जी कन्वर्ट होगी। सो अगर कुछ एनर्जी हीट के फॉर्म में बाहर निकल रही है सो उसका मतलब है कि आपकी एनर्जी कहीं ना कहीं वेस्ट हो रही है। सो ऐसा पॉसिबल नहीं है कि जितनी इलेक्ट्रिक एनर्जी पहले थी उतनी ही बाद में भी होगी, नहीं, थोड़ी कम हो जाएगी। क्यों? क्योंकि कुछ एनर्जी वेस्ट हो गई है इन दी फॉर्म ऑफ हीट। सो आपसे कोई पूछे कि भाई वाई आर देयर डैम्प्ड ऑस्किलेशंस इन LC सर्किट, तो आप कहोगे कि भाई इन एन एक्चुअल LC सर्किट देयर इज़ अ फाइनाइट रेजिस्टेंस एंड ड्यू टू दिस रेजिस्टेंस एनर्जी इज़ wasted or dissipated in the form of heat given by the formula H is equal to I²RT। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में भी बच्चों आता है। सो आई होप कि आपको ये वाला कंसेप्ट भी अच्छे से क्लियर हो गया LC ऑसिलेशंस का। सो आज हम बहुत ही स्लोली हमने मूव किया, आपको हर एक चीज़ डीपली बताई। सो आई होप आपको आज की हर एक बात अच्छे से क्लियर है। आपको अगर कोई भी दिक्कत आती है, इफ़ यू आर अनेबल टू अंडरस्टैंड समथिंग, इफ़ यू थिंक समथिंग इज़ contradicting to your imaginations, to your thinking, or some other concept that you think, so please tell me. That only makes science interesting. Okay, so for today's lecture that's all. Thank you very much.